वेल गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है शुभम वाशने। तो मैंने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। इसमें मैं आपको मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा और इसमें जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो गेट पे रहेगा। ठीक है, गेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है यार। ठीक है, इससे आपके लिए जितनी पॉसिबिलिटीज़ खुल सकती हैं वो और कोई एग्ज़ाम नहीं खुल सकता। यहाँ तक कि IIT JEE ने नहीं खोली होंगी जितनी आपका ये गेट एग्ज़ाम खोल सकता है। इससे आपको MTech का ऑप्शन मिलेगा, IITs NITs में। गेट स्कोर से आपको जो इसका गेट स्कोर आपको मिलेगा उससे आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ लाइक सिंगापुर वगैरह में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक कॉलेज है जिसका नाम है नीति मुंबई। नीति आई थिंक इट्स इन मुंबई या पता नहीं किधर है, लेकिन यहाँ से आपको MBA करने का भी ऑप्शन मिलता है। ये एक ऐसा लौता कॉलेज है जहाँ पे आपको MBA के लिए गेट स्कोर से भी एडमिशन मिल सकता है। तो यार बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गेट की पढ़ाई तुरंत से तुरंत चालू कर दें। वैसे ये जो कोर्स है जो मैंने आज स्टार्ट किया है उसका नाम है मशीन डिज़ाइन 1। मशीन डिज़ाइन 1 यार गेट के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। और दूसरी बात ये है कि इसके जो भी क्वेश्चंस आते हैं यार वो एकदम हलवा आते हैं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ गए, एक बार भी आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो गेट का क्वेश्चन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और आपने ये कोर्स पूरा कर लिया तो मशीन डिज़ाइन 1 के मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप ना कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं इसके सिलेबस के साथ। तो जो मैं आपको पढ़ाऊँगा एज अ पार्ट ऑफ मशीन डिज़ाइन 1। ठीक है, तो मैं आपको एक दूंगा इंट्रो जिसमें मैंने आपको बताया कि सोम के कॉन्सेप्ट्स भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने सोम पढ़ रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिनने नहीं पढ़ रखी है उनको मैं बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा, थोड़े फॉर्मूले बताऊंगा जो कि आपके मशीन डिज़ाइन में काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद आती है फेलियर थ्योरीज़। उसके बाद आता है हमारा डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग, डिज़ाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोडिंग, देन SN कर्व विच इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन अगेंस्ट फ्लक्चुएटिंग लोडिंग। ओके, इसके बाद आता है हमारा डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डिज़ाइन ऑफ रिवेट्स एंड डिज़ाइन ऑफ बोल्ट्स। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ गेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं और इसके अलावा फेलियर थ्योरीज से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं ना। तो व्हाट इज़ एक्चुअली मशीन डिज़ाइन? यार सबसे पहले मशीन डिज़ाइन बना है 2 वर्ड से। ठीक है, मशीन एंड डिज़ाइन। सो पहले मशीन से बात करते हैं कि मशीन क्या होती है। तो मशीन इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज़म्स हुज पर्पस इज़ टू डू यूज़फुल वर्क। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है ये डेफिनेशन। तो दूसरी बात करते हैं हम डिज़ाइन की। Now what is design? Design is actually an iterative and imaginative process to create new systems to satisfy human need. ठीक है, ये डेफिनेशंस भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें तो आपको ये समझ में आ गया कि डिज़ाइन और मशीन और डिज़ाइन क्या होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो मेन फोकस होता है डिज़ाइन का वो क्या होता है? फोकस ऑफ डिज़ाइन, या फिर हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन जब हम एलिमेंट्स डिज़ाइन करते हैं तो हमारा मेन फोकस क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारा जो मशीन डिज़ाइन की हम स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ लोड। हम लोड जब भी कोई मशीन मेंबर बनाते हैं तो सबसे पहले उस पर कितना लोड आ रहा है वो निकालते हैं। फिर उसके हिसाब से हम मटेरियल डिसाइड करते हैं। मटेरियल की हमें काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे अवेलेबिलिटी, प्रोसेसेबिलिटी, कितने आसानी से वो मैन्युफैक्चर हो पा रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, और इसके साथ ही कॉस्ट। यार इसमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ना, सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है इंजीनियर के लिए वो होती है सेफ एंड इकोनॉमी। ये चीज़ें यार इंजीनियर का एकदम मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेफ़ और इकोनॉमिकल डिज़ाइन बनाए। सेफ़ और इकोनॉमी में भी सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है सेफ़। सबसे पहले डिज़ाइन सेफ़ होनी चाहिए। इकोनॉमी को एक बार को जब सेफ़ डिज़ाइन बन जाती है तो हम मटेरियल्स में इंटरचेंज करके ऐसे मटेरियल्स लगा सकते हैं जिनकी यार थोड़ी कॉस्ट कम हो, अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, प्रोसेसेबिलिटी कम हो, खर्चा कम हो उसे मैन्युफैक्चर करने में। इसके अलावा उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जिनकी मैं बात कर रहा था वो एक्चुअली सेफ़ में ही आ जाती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी स्ट्रेंथ वगैरह। ठीक है, तो यार अब स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको मशीन डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो व्हाट आर SUT एंड
वाई टी। ठीक है, हम मशीन डिज़ाइन में दो तरह की मटेरियल्स की डिज़ाइन करते हैं, या तो वो हो डक्टाइल या हो वो ब्रिटल। ठीक है, अब इन दोनों के लिए कौन सा हम डक्टाइल के लिए यूज़ करेंगे? एस यू टी का मेरा मतलब है यहाँ से यील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी वाई टी का मतलब है मेरा यील्ड स्ट्रेंथ, और यू टी से मेरा मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब यील्ड स्ट्रेंथ हम कौन से मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कौन से मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे? सबसे पहली बात तो यही है कि मशीन डिज़ाइन में हमने, चलिए मान लिए लोड हमारा आ गया कि वो स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है, हमने जो मशीन मेंबर डिज़ाइन किया है उसका स्ट्रेस आ रहा है 50 मेगा पास्कल्स। ठीक है, तो अब हम डक्टाइल सेलेक्ट करें, ब्रिटल सेलेक्ट करें, इसमें हम डक्टाइल सेलेक्ट करते हैं तो एस यू टी सेलेक्ट करेंगे, या ब्रिटल सेलेक्ट करेंगे तो एस वाई टी या एस यू टी में से कोई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डक्टाइल की। ठीक है, डक्टाइल में हम हमेशा यूज़ करते हैं एस वाई टी, दैट इज़ योर यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, यील्ड स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने इसके ग्राफ में देखा होगा ना, ये कुछ ऐसा जाता है। ये जो पॉइंट होता है ये हमारा यील्ड पॉइंट होता है, ये होता है हमारा अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके बाद हम मानते हैं कि यहाँ तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, तो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू दिस पॉइंट। तो इसके बाद हम मानते हैं कि जब भी ये पॉइंट क्रॉस होता है तो मेंबर जो डक्टाइल मटेरियल है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का यहाँ से मतलब है कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई तो उसका साइज़ जो है, जो उसकी डायमेंशन है वो कभी रीगेन नहीं हो पाएंगी। अगर उसकी डायमेंशंस चेंज हो गई है, वो कभी रीगेन नहीं हो पाई, तो उसको यूज़ करने का मतलब क्या रहेगा यार? ठीक है, तुमने कोई शाफ्ट बनाई है, वो 10 mm के होल में जाएगी तभी रोटेट कर पाएगी यार, जाहिर सी बात है उसकी डायमेंशन चेंज होकर 9 mm हो गई टेंसाइल लोड की वजह से, तो वो होल में फिट ही नहीं होगी यार, इधर उधर भागेगी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप अपना व्हील ले सकते हैं। व्हील की जो शाफ्ट होती है वो फिट होती है, अगर वो टाइम के साथ 9 mm हो गई तो आपका पहिया गाड़ी से निकल के बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम हमेशा डक्टाइल के लिए यूज़ करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, और ब्रिटल के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज़ एस यू टी। तो अब ब्रिटल के लिए यार एस यू टी क्यों, वाई टी क्यों नहीं? तो यार ब्रिटल के लिए वाई टी की वैल्यू जो है वो होती ही नहीं है। ठीक है, ब्रिटल जो होता है उसके मटेरियल का ग्राफ, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, लगभग ऐसे जाके फिर इसका यहीं पे फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसकी जो बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसका जो स्लोप होता है, अगर हम इससे बात करें तो जिस स्लोप पे ये जा रहा है उससे बहुत ही कम स्लोप होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन बहुत कम आता है। ठीक, ब्रिटल में स्ट्रेन कम आता है और जैसे ही आने के बाद इसमें सीधे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और ये सिर सीधे टूट जाता है। तो ये जो हमारी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसके पीछे स्ट्रेन इतना कम होता है, डायमेंशनल चेंज इसमें इतना कम होता है कि हम मानते ही नहीं कि इसमें कभी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ, ये सीधे टूट जाता है। ठीक है, इसलिए हम ब्रिटल के लिए हमेशा यूज़ करेंगे एस यू टी। तो यार अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बेसिकली क्या होते हैं, ये सब आप सोम में पढ़ चुके होंगे यार, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। आप इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो उसका डेरिवेशन भी सोम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो ये हमारा कोई एलिमेंट है, इस पर फोर्स लग रही है सिग्मा एक्स, विच इज़ अ टेंसाइल फोर्स, इस पर एक सिग्मा वाई, हेयर दिस। ओके, अब यहाँ पे एक शेयर फोर्स भी लग रही है, लेट्स से। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेसेस होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लगते हैं। तो यार ज़रूरी नहीं है कि वो ये वाला फेस हो। ठीक है, हो सकता है वो इस वाले फेस पे मैक्सिमम हो सकता है वो इस वाले फेस पे मैक्सिमम हो अंदर। ठीक है, तो इन प्लेन्स को, जो ये प्लेन्स जहाँ पे ये स्ट्रेसेस मैक्सिमम होती हैं, उन प्लेन्स का हम नाम लेते हैं प्रिंसिपल प्लेन्स। ठीक है, इन प्रिंसिपल प्लेन्स की सबसे ख़ास बात क्या होती है, यहाँ पे जो स्ट्रेसेस आती हैं वो या तो मैक्सिमम होती हैं या फिर मिनिमम होती हैं। ठीक है, और एक और ख़ास बात इनकी ये रहती है कि यहाँ पे जो शेयर फोर्सेस हैं वो ज़ीरो होती हैं। ठीक है, अब इनसे हमारा क्या काम यार, जो हम थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ेंगे तो उनसे बहुत खासा रिलेटेड है ये सिग्मा वन, और ये जो भी हमारी स्ट्रेसेस निकल के आती हैं ये बहुत यूज़फुल होती हैं थ्योरीज ऑफ फेलियर में। ठीक है, तो अभी मैं इतना कॉन्सेप्ट में घुसूँगा नहीं, और इनकी जो वैल्यू आती है मैं उसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दूंगा, क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट दोबारा सोम में पढ़ेंगे। सिग्मा 1 2 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर
प्लस शियर एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, थ्योरीज ऑफ फेलियर में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यही काम आने वाला है आपके। ठीक है, सिग्मा 1 2 की वैल्यू आ गई इस पे। और एक और जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो शियर मैक्स का, जो शियर प्लेन जो बनते हैं उसमें शियर मैक्स का जो फॉर्मूला आता है, शियर मैक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2। ध्यान रखना ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई वो इन प्लेन स्ट्रेसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। आपको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यहाँ से इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। ठीक, तो यार सोम का इधर ही छोड़ते हैं। यही 2 फॉर्मूले आपके थ्योरीज ऑफ फेलियर में यूज़ होंगे और इनसे आगे कुछ यूज़ होने नहीं वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी हमारे थ्योरीज ऑफ फेलियर के लिए, वो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो यार फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मान लो मेरे होम से नोएडा लेट्स से 80 किलोमीटर है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा मान लेते हैं 100 किलोमीटर है, दिल्ली लेट्स से 140 किलोमीटर है। ठीक है यार, मान लो तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो। ठीक है, तुम कार में निकले अपने घर से, यही डिस्टेंसेस हैं। ठीक है, कार से निकले, अब आपको जो घर नज़र में पसंद आया ना वो आप ख़रीदोगे। ठीक है, आपको वो ख़रीदना है और आपको अच्छा खासा ख़रीदना है, इसलिए आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली में चेक करते हुए जाओगे, जो रोड पर सबसे ज़्यादा पसंद आया आप वो घर खरीद लोगे। ठीक है, अब बात आई कि कार में हमें पेट्रोल डलवाना है। ठीक है, लेट्स से कार में पेट्रोल डलवाना है और आपको वो कार भी बेच देनी है। ठीक है, लेकिन आप पक्के बनिए हो, पेट्रोल छूटना नहीं चाहिए। तो अब क्या करना है? लेट्स से आपकी गाड़ी का एवरेज है 20 किलोमीटर पर लीटर। लेट्स से तो नोएडा जाने के लिए कितना चाहिए? 4 लीटर। ग्रेटर नोएडा के लिए 5, इसके लिए 7। ठीक है, अब आपने ये सोचा कि यार दिल्ली से आगे मुझे नहीं जाना यार, काफ़ी दूर हो जाएगा मेरे अपने घर से। तो आपने सोचा कि दिल्ली तक मैक्स, दिल्ली में कोई ना कोई मैं देख के ख़रीद ही लूँगा। ठीक, अब आपने क्या सोचा कि यार हो सकता है मुझे नोएडा में भी मिल जाए, हो सकता है मुझे ग्रेटर नोएडा में भी मिल जाए, हो सकता है मुझे दिल्ली में भी मिल जाए। तो आपने क्या करा कि यार पेट्रोल मुझे इतना डलवाना है कि यार मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँ। तो आपने देखा कि यार मैक्सिमम 7 लीटर मेरा खर्च हो सकता है दिल्ली जाने तक, वर्स्ट केसेस में कि मुझे ग्रेटर नोएडा और नोएडा में कोई घर पसंद ही नहीं आया। तो आपने 7 लीटर पेट्रोल डलवाया। फिर आपने सोचा कि यार रास्ते में जाम वाम मिल गया, गाड़ी ऑन रखनी पड़ती है, एसी आपका चल रहा है तो एवरेज घट सकता है। तो आपने सोचा कि यार 7 की जगह 9 लीटर पड़वा ले रहे हैं। ठीक है, 9 लीटर पड़वा ले रहे हैं। तो आपने क्या करा? एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया, यार कुछ भी हुआ बच जाऊंगा मैं, यार रास्ते में नहीं अटकूंगा। ठीक है, तो सेम चीज़ जो है एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं डिज़ाइन कैलकुलेशंस में। ठीक है, मान लो कि आपकी गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी पे आपने व्हील पे जो लोड निकाला, व्हील की जो शाफ्ट है उस पर एक लोड निकाला, वो मान लो आपका स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है वो आपका आया 50 मेगापास्कल। ठीक है, नॉर्मल रनिंग कंडीशन में आपका 50 मेगापास्कल आ गया। ठीक है, आपने कहा कि चलो ठीक है, आपने कोई मटेरियल देखा जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी, लेट्स से डक्टाइल मटेरियल हम ले रहे हैं, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी 50 मेगापास्कल। ठीक है, मैंने बताया था यील्ड स्ट्रेंथ के बाद ये जो मटेरियल है वो टूटेगा नहीं, डक्टाइल टूटता नहीं है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आया तो बेकार ही हो गया। ठीक, अब क्या हुआ? गाड़ी में धच्ची आ गई, स्पीड ब्रेकर आ गया। ठीक है, तो जो स्ट्रेस था वो 50 मेगापास्कल की जगह 100 मेगापास्कल पहुंच गया फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत ही कम टाइम के लिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो क्या आपका जो मटेरियल है वो बच पाएगा? बिल्कुल नहीं बचेगा यार, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, आपकी शाफ्ट पूरी ख़राब हो जाएगी, टूटेगी नहीं लेकिन पूरी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम एक ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ पहले से ही 150 मेगापास्कल हो। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ आपने इतनी ली कि यार ये 50 मेगापास्कल मेरा नॉर्मल रनिंग कंडीशन में था, धच्ची आ जाए, मेरी गाड़ी 5 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाए, लेकिन वो यार 100 से ज़्यादा नहीं जाएगा, है ना। नॉर्मल कंडीशन में 50 था, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में 100 मेगापास्कल हो गया, लेकिन आपने मटेरियल ऐसा सेलेक्ट करा जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ थी 150 मेगापास्कल थी। ठीक है, तो आपने इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया? 3 गुना हो गया ना, जितना आपका नॉर्मल वाला था उससे आपने 3 गुना का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिया। ठीक, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा फिर क्या हुआ? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा परमिसिबल इज इक्वल्स टू सिग्मा यूटी और सिग्मा वाईटी बाय FOS।
ठीक है। अब जो कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं यार, मैंने बहुत देखा है क्वेश्चंस में, वो पता है स्ट्रेस निकाल लेते हैं जितना आता है, फिर उसी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके बहुत ही कॉन्फिडेंस में तो मार के आते हैं यार ऑप्शन, है ना। तो ये नहीं करना है आपको। आपको हमेशा याद रखना है, जब आपने यहाँ पे लिया था तो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को किससे डिवाइड किया था? मैक्सिमम से लिया था ना आपने। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया था वो मैक्सिमम से लिया था, दिल्ली से लिया था। 7 लीटर आपका वहाँ तक मैक्सिमम था, फिर भी आपने उससे लिया। तो मैक्सिमम से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो जो इसमें हमारा मैक्सिमम होता है ये होता है डक्टाइल के लिए, तो हम यही लेते हैं सिग्मा यूटी, और सॉरी ये ब्रिटल के लिए लेते हैं, और ये होता है हमारा डक्टाइल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यार जो बेसिक कंसेप्ट थे वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब वो कंसेप्ट मैंने बहुत ही कम समझाया था, सीधे फॉर्मूले बताए थे। तो जो ये थी, जो थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी, यही एक्चुअली सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मशीन डिज़ाइन में। तो अब सबसे जो जिससे क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते हैं यार, ठीक है, गेट में, वो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ थ्योरी ऑफ फेलियर, थ्योरीज़ ऑफ फेलियर। तो यार सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो SUT और SYT जो हम निकालते हैं ना, वो आता है हमारे सिंपल टेंशन टेस्ट से। सिंपल टेंशन टेस्ट का भी आपने देखा, अपने कॉलेज में होते हुए देखा होगा। उसमें हम क्या करते हैं, एक सिंपल बार होता है, ठीक, उसमें हम ऐसे लोड लगाते हैं, कैसे लोड लगाता है, हाँ जाहिर सी बात है वो वर्टिकल होता है, आपकी मशीन्स में वो वर्टिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही जगह लोड लग रहा है यार, है ना, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा है। लेकिन रियल कंडीशंस में क्या होगा, उसमें शीयर भी लगेगा, हो सकता है यहाँ पे भी एक लोड लग रहा हो सकता है यहाँ पे भी एक लोड लग रहा हो, एक शीयर यहाँ पे लग रहा हो, एक शीयर यहाँ लग रहा हो, एक शीयर यहाँ लग रहा हो, कुछ लोड ऐसे लग रहा हो। तो एक कंबाइंड लोडिंग का जब केस आ गया आपके पास, लेट्स से, तो ये SUT और SYT तो काम नहीं करेंगे ना। सबसे जाहिर सी बात है यार, उसने तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के लिए SUT और SYT निकाला था। इतनी स्ट्रेंथ तो उसकी जब आई थी जब उसकी एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा था, लेकिन अब बहुत ही डायरेक्शंस में लोड लग रहा है। तो ठीक है, तो अब कब फेलियर आएगा? इतनी सारी लोडिंग्स इतनी सारी डायरेक्शंस में अगर लग रही हैं तो फेलियर कब आएगा? इनके लिए बनाई गई थी थ्योरीज़ ऑफ फेलियर। हर एक साइंटिस्ट का अपना अलग अलग नज़रिया था, सब ने अलग अलग बातें कही थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। इसे हम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, रैनकाइन्स थ्योरी, ठीक है। यार एग्ज़ाम्स में ना ये ऐसे ही दे देता है। आगे आप पढ़ेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, उसको हम ट्रेस्का थ्योरी भी कहते हैं। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम हैंकी या वॉन माइसेस थ्योरी भी कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी सेंट वेनेंट थ्योरी भी कहते हैं। मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हेग्स थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नाम है ना, वो बताने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन दीज नेम्स, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़्यादातर 60 to 75% केसेस में आपको ये वाला नाम दिया जाता है रादर देन दिस, ठीक है। तो आपको ये वाले नाम भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी से। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी रैनकाइन ने क्या कहा था कि जब ये इस पर लोड लगेगा, मल्टीपल लोडिंग लगेंगी, तो रैनकाइन ने क्या कहा था, जो इसकी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होंगी अगर वो सिग्मा YT SUT या SYT के इक्वल हो जाएं तो मशीन मेंबर में फेलियर आ जाएगा। अगर हम इसके इंग्लिश स्टेटमेंट की बात करें, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको एक काफ़ी कंसाइज नोट्स देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपको जनरली फॉर्मूलेज ही लिखाऊंगा जो कि आप बाद में आराम से याद कर सकें। तो इंग्लिश स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेट्स दैट द फेलियर ऑफ अ मैकेनिकल कंपोनेंट subjected to biaxial or triaxial stresses occur when the maximum principal stress reaches the yield or ultimate stress of material, ठीक है। कितने भी लोड लग रहे हो, अगर हम उसका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यानी सिग्मा 1-2 फाइंड कर लें, और अगर ये हमारा SUT या SYT के इक्वल हो जाए, तब हमारा मशीन में फेलियर आ जाएगी, ठीक है। ये कहा था रैनकाइन ने, ठीक है। तो सिग्मा 1-2 हमारा कहाँ से निकाला था, वो फॉर्मूला आपको याद होगा जो मैंने बताया था, सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2 प्लस माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y/2 का होल स्क्वायर प्लस शाओ xy का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको रट लेना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला सिग्मा 1-2,
ठीक है। अब यहाँ से तो 2 आया, प्लस माइनस है, तो यहाँ पे जो हम स्ट्रेस सेलेक्ट करेंगे वो होगा मेजर स्ट्रेस। ठीक है, मेजर स्ट्रेस का यहाँ पे मतलब सीधा सीधा यार जो ज़्यादा है वो मैग्नीट्यूड में जिसका ज़्यादा आए वो आपको सेलेक्ट करना है। लेट से अगर ये 50 मेगापास्कल आ गया, दूसरा 30 मेगापास्कल आ गया, तो आपको 50 सेलेक्ट करना है। 50 आ गया, -30 आ गया, तो भी आपको 50 सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज जो भी ज़्यादा होगा उसको आप मेजर स्ट्रेस करेंगे। क्यों ऐसा क्या हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो डिज़ाइन बनानी है ना वो मैक्सिमम लोडिंग के लिए बनानी है। ठीक है, मान लो हमने 30 मेगापास्कल वाली चीज़ पर बना दी डिज़ाइन, तो 50 मेगापास्कल वाली जगह जहाँ पे भी 50 मेगापास्कल क्रिएट हो रहा होगा वो जगह तो टूट जाएगी ना, या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम मेजर पे। ठीक है, तो उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो उसने बात कही थी, उसने कहा था कि सिग्मा 1 लेट से ये मेजर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जब ये सिग्मा SYT या SYT और सिग्मा YT एक ही बात है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चंस में आएगा, जो गेट का पैटर्न है या ESE का पैटर्न है, वो ज़्यादातर SYT लिखता है ना। सिग्मा यार यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं वो लोग, तो आदत बना लीजिए SUT और सिग्मा UT एक ही बात है। ठीक है, SUT SYT सब एक ही बात है। जब ये मेजर वाली स्ट्रेस जो इक्वल हो जाएगी, तब जो हमारा मटेरियल मेंबर है उसमें फेलियर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा फेलियर, हमारी फेलियर डिज़ाइन है ये। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया ही नहीं। सिग्मा 1 हमारा 50 मेगापास्कल आ गया, यील्ड स्ट्रेंथ 50 मेगापास्कल है, इस थ्योरी के हिसाब से यही मटेरियल सेलेक्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करेंगे। ये है हमारी फेलियर डिज़ाइन। हर चीज़ में मैं आपको फेलियर डिज़ाइन का फॉर्मूला और FOS के साथ का फॉर्मूला ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, फेलियर डिज़ाइन का क्या हो गया मतलब, फेलियर डिज़ाइन भी हमें कभी कभी बनाने की ज़रूरत पड़ती है। मान लो कब, लेट से मुझे एक हार्ट का शेप चाहिए। ठीक है, मैं एक इंडस्ट्री वाले के पास जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि भाई मुझे हार्ट के शेप चाहिए, जितना मोटा हो सके बढ़िया है, जितना मतलब थिकनेस हो इसकी उतनी बढ़िया है। एक स्पेसिफिक थिकनेस दे दी, मान लो 50 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। उसके बाद जितनी भी थिकनेस हो, मतलब उससे पहले जितनी भी ज़्यादा थिकनेस हो तो बढ़िया है। ठीक है, उसने कहा मुझसे ठीक है, और प्लेट की कॉस्ट मैं दे दूँगा, मतलब मैं कस्टमर हूँ, मैंने उससे कहा प्लेट की कॉस्ट मैं दे दूँगा। उसने कहा कि चलिए ठीक है मैं बनाता हूँ। अब उसने देखा कि उस पर पंचिंग प्रेस तो है, डाई बन जाएगी, लेकिन उसकी पंचिंग प्रेस की जो फोर्स है वो 50 किलो न्यूटन की है, लेट से। ठीक है, तो 50 किलो न्यूटन के हिसाब से कोई ना कोई थिकनेस की प्लेट ही होगी यार। ज़्यादा मोटी प्लेट हो गई तो 50 किलो न्यूटन की जो प्रेस है वो उस पर ऐसे यूँ स्टैंप मारेगी तो टूटेगी तो है नहीं प्लेट। तो उसने कैलकुलेट किया प्लेट के हिसाब से उसका मेजर स्ट्रेस। ठीक है, वो मान लो लेट से 50 किलो न्यूटन आ गया, स्ट्रेस नहीं मतलब फोर्स निकाल ली उसने। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे ना तभी वो प्लेट तोड़ पाएगा। ठीक है, तो उसने कहाँ डिज़ाइन किया, फेलियर डिज़ाइन पे किया, क्योंकि उसको तोड़ना था, उसका मेन मकसद था तोड़ना। लेकिन हमारी जो मेजर चीज़ें होती है उसमें हमारा मेन मकसद ये नहीं होता कि हमें चीज़ें तोड़नी है। ठीक है, हमें जो डिज़ाइन करनी है वो ऐसी करनी है कि चीज़ें सही रहें। तो सिग्मा 1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा Y बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी FS FOS एक ही बात है, और सिग्मा YT बाय FOS। ठीक है, या SYT या SUT भी यूज़ कर सकते हो आप, बाय FOS बाय FOS। ठीक है, तो ये होता है हमारा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की मैं वैल्यू बता चुका हूँ आपको कहाँ से निकालनी है। उन दोनों में से जो मेजर होगा वो आपको सिग्मा 1 में रखना है। ठीक है, आज के लिए यार इतना ही बहुत है। बाकी की जो बची जो स्ट्रेस थ्योरीज़ हैं वो आपको बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन हाँ उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसे अगली वीडियो में कवर करते हैं यार, उसमें थोड़ा और टाइम लग जाएगा। ठीक है यार, आज के लिए इतना ही।